देश की सिर्फ 1.6% जनता लगभग 30% टैक्स का बर्डन उठा रही है। सरकार ने टैक्स लगा लगाकर इनको इतना निचोड़ दिया कि ये लोग अब मिडिल क्लास कहलाने लायक भी नहीं बचे। कॉरपोरेट सेक्टर को फायदा पहुंचाकर पिछले 5 सालों में देश को इतना नुकसान हुआ है कि इस नुकसान की भरपाई सरकार आम आदमी पर टैक्स लगाकर कर रही है। और दिलचस्प बात यह है कि ट्रेडिशनल बीजेपी वोटर्स भी ज्यादातर मिडिल क्लास लोग ही रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार सबसे ज्यादा खून मिडिल क्लास का ही चूस रही है। अमेरिका में लोग भारत से 32 गुना ज्यादा कमाते हैं। इतना ज्यादा टैक्स भरने के बाद भी आपको क्या मिल रहा है? ना हवा साफ है, ना पीने का पानी साफ है, ना सरकारी स्कूल अच्छे हैं, ना सरकारी हॉस्पिटल, और ना ही नौकरियां हैं और ना ही लॉ एंड ऑर्डर है। बस अरबपति मौज बना रहे हैं और आम जनता की जेब खाली पड़ी है। जो टैक्स दे रहा है उसे देश में कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। क्या आप जानते हैं आपकी इनकम का कितना बड़ा हिस्सा सरकार के पास जा रहा है? अगर आप 10 रुपए कमाते हो तो उसमें से 6 रुपए तो सरकार टैक्स के नाम पर ले जाएगी। तो आप कुल मिलाकर देखा जाए तो आप 12 महीने में से 5-6 महीने तो सरकार के लिए काम कर रहे हो। अब जरा सोचिए आप और अपने जीवन को देख लो, कितने साल और आपको सरकार की गुलामी करनी है। उसके बाद जो 5 से 6 महीने बचे हैं उसी में से आपको सब कुछ अपने लिए निकालना है, चाहे वो एजुकेशन हो, घूमने जाना हो या कोई और खर्चा हो, क्योंकि 5 महीने तो वैसे ही सुहा हो गई। आप मेरे को एक बात बताओ ना, जब आपको पता है कि मैं 10 रुपए कमाऊंगा और 4 रुपए सरकार रख लेगी, आप उसको महीनों में गिनो, तब आपको खटके की बात। 12 महीने में से 5 महीने आप सरकार के लिए काम कर रहे हो। अब आप अपनी जिंदगी में देख लो कितने साल आपने सरकार की गुलामी करनी है, किसकी बात की, किसके लिए कमा रहे हो। उसके बाद 7 महीने में से आपको अपना निकालना है, चाहे वो एजुकेशन हो गई, चाहे आपको घूमने जाना है, चाहे आपको निकालना है। 5 महीने तो स्वाहा हो गए। इंडिया में टैक्स इज प्यूनिटिव, इट्स अ पनिशमेंट, इट्स नॉट अ टैक्स। नमस्कार दोस्तों, मिडिल क्लास के लोगों पर टैक्स का भार डालकर किस प्रकार से निचोड़ा जा रहा है सरकार के द्वारा, इस बात का एहसास धीरे धीरे अब आम जनता को होने लग गया है। धीरे धीरे जनता की आंखें खुल रही है। पिछले कुछ महीनों पहले जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद जब फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया पॉपकॉर्न पर टैक्स लगाया जाएगा, और वो भी अलग अलग तरीके से। नॉन ब्रांडेड पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी, ब्रांडेड पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी, कैरेमल पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी। पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट में जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5%। बट व्हेन इट हैज एडेड कैरेमलाइज्ड शुगर, इट इज नो लॉन्गर नमकीन। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा हल्ला मच गया और लोगों ने जमकर मजाक बनाया निर्मला सीतारमण का। अब तो लोगों ने निर्मला सीतारमण को वसूली ताई कहना शुरू कर दिया। पूरा इंटरनेट मीम्स से भर गया। तो किसी ने लिखा कि निर्मला सीतारमण अपने ऊपर बनने वाली मीम्स पर भी टैक्स लगा सकती हैं। ये बात अच्छी है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये समस्या एक्चुअली में कितनी गहरी और कितनी बड़ी है। सरकार का एक सूत्री मिशन है टैक्स, सरकार का कमीशन है टैक्स। जगने पे टैक्स, सोने पर टैक्स, हंसने पर टैक्स, रोने पे टैक्स, खाने पे टैक्स, पीने पे टैक्स, बच्चों की पढ़ाई पे टैक्स, बुजुर्गों की दवाई पर टैक्स, फसलों की बुआई पे टैक्स, ट्रेन और यात्रा हवाई जहाज पर टैक्स, खरीदने पर टैक्स, बेचने पे टैक्स, फैलने पे टैक्स, समेटने पे टैक्स, सड़क पे टैक्स, आसमान पे टैक्स, गाड़ी पे टैक्स, मकान पे टैक्स, सपनों पर टैक्स, अरमान पे टैक्स, खुशी पर टैक्स, मुस्कान पर टैक्स, दिन रात की गाड़ी कमाई पर टैक्स, किताब पर टैक्स, सियाही पे टैक्स, सब्जी पर टैक्स, मिठाई पे टैक्स। सरकार जनता से वसूल रही है बीजेपी से दिल लगाई पर टैक्स। मुद्दा सिर्फ 10-20 आइटमों पर लगे जीएसटी का नहीं है, लेकिन असल में देश से मिडिल क्लास धीरे धीरे खत्म हो रही है। ये मुद्दा निर्मला सीतारमण से कहीं ज्यादा और बड़ा है। आइए दोस्तों समझते हैं आज की इस वीडियो में हमारी सरकार टैक्स कैसे कैसे लगाती है और आम आदमी का इसमें क्या रोल है। साल 2024 के सेकंड क्वार्टर में भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में 3.86% नीचे आ गया। एफएमसीजी का फुल फॉर्म होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसमें पैकेज खाने के आइटम्स होते हैं। इसमें कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और हेल्थ केयर सप्लीमेंट और डायपर जैसी आइटम भी होती हैं। वो सारा सामान जो रोजमर्रा की जिंदगी में आम लोगों को खरीदना होता है दुकानों से, क्योंकि ये सारे आइटम जरूरत के हैं। और अगर इनकी सेल कम हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसका कारण बताया जाता है भारत की श्रिंकिंग मिडिल क्लास। हिंदुस्तान यूनिलीवर के सीईओ रोहित जावा के अनुसार अर्बन ग्रोथ नीचे जा रही है, लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ एक कंपनी की नहीं है। ऑलमोस्ट सभी एफएमसीजी कंपनी के साथ यही देखने को मिल रहा है। नेस्ले इंडिया के चेयरमैन सुरेश नारायण का कहना है कि मार्केट डिमांड में कमी मेगा सिटीज और मेट्रो सिटीज से आ रही है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने कहा कि अर्बन डिमांड कम हो रही है, और वहीं आईटीसी का कहना है कि इस क्वार्टर में इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हुई है। अर्बन एरियाज यानी मेट्रो सिटी में रहने वाले लोग, शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास लोगों के पास पैसा ही नहीं बचा खर्च करने को।
क्योंकि सरकार ने टैक्स लगा लगा कर उनको इतना निचोड़ दिया कि शायद अब वो मिडिल क्लास कहलाने लायक बचे ही नहीं। इसे विस्तार से समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि एक्चुअली में मिडिल क्लास होता कौन है। यहाँ पर एक बड़ा पॉपुलर फ्रेमवर्क है जो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बिजनेसमैन किशोर बियानी ने डेवलप किया था। ये भारत को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहले भाग में आते हैं करीब 12 करोड़ लोग, जिनकी पर कैपिटल इनकम लगभग 12.3 लाख पर ईयर है। ये लोग इंडिया की अपर क्लास में आते हैं, जिसे कंज्यूमिंग क्लास भी कहा जाता है, और इस सेगमेंट को इंडिया 1 कहकर बुलाते हैं। और देश में 50 से 60% कंजप्शन सिर्फ इसी क्लास के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आती है सेकंड नंबर पर मिडिल क्लास, जिसे एस्पिरेंट क्लास भी कहा जाता है, जिसमें करीब 30 करोड़ लोग आते हैं, जिनकी पर कैपिटल इनकम लगभग 2.5 लाख पर ईयर है। अगर आप मान लीजिए 4 लोगों का परिवार है तो साल के लगभग 10 लाख रुपए के आसपास होगा। ये एवरेज है, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। फिर इसके आगे आता है जिसमें भारत की ज्यादातर आबादी आती है। इंडिया 3 में ज्यादातर गरीब लोग रहते हैं, जिनके पास कोई सेविंग्स नहीं होती है। लेकिन ज्यादातर भारतीय कंपनियां सामान बेचने के लिए अपर क्लास और मिडिल क्लास को ही टारगेट करती हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, भारतीय कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट में दिख रहा है कि अपर क्लास के पास खर्च करने के लिए काफी पैसा है और वो खर्च कर भी रही है। ये अपर क्लास प्रीमियम गुड्स और सर्विसेज की तरफ जा रही है। लेकिन मिडिल क्लास के लोग महंगाई और टैक्स के कारण इतना दब गए हैं कि वो एंट्री लेवल के प्रोडक्ट खरीदने में भी सक्षम नहीं है। और यही कारण है कि ऊपर से देखने में जीडीपी तो बढ़ रही है, सरकार के पास पैसा भी खूब आ रहा है, लेकिन फिर भी मिडिल क्लास की जेब तो खाली पड़ी है। और तीसरा सेक्शन आता है लोअर क्लास। उनकी हालात तो इतनी खराब है, लोअर क्लास की स्थिति और भी ज्यादा बेहाल है। गरीबी इतनी ज्यादा है कि उनको फ्री का अनाज लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आखिर यहाँ पर एक सवाल बनता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या मतलब है? क्या मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग बेवकूफ और आलसी हैं, उनको काम करना नहीं आता, या फिर वो काम करना नहीं चाहते, या फिर वो हार्ड वर्किंग नहीं होते? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। लेकिन भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ का तो यही मानना है कि इंडियन एम्प्लॉयज लेजी हैं और वो काम नहीं करना चाहते हैं। According to the founder of Infosys, Indians are lazy. और बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ कहते हैं कि लोगों को हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए, तो कोई कहता है 80 घंटे काम करना चाहिए, और कोई तो 90 घंटे तक पहुंच जाता है। Our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. ये सैटरडे संडे का is not a Indian thing. This is a Western thing. I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier. Because I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wife? How long can the wife stare at your husband? इन लोगों के हिसाब से गलती आपकी है, क्योंकि आप इतने गरीब क्यों बनते जा रहे हो। सारी गलती मिडिल क्लास लोगों की है। लेकिन क्या ये पूरा सच है? बिल्कुल नहीं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असल में मिडिल क्लास के पास पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी कमाई को सरकार और बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर मिलकर खा रहे हैं, और यही लोग आपको सबसे ज्यादा फालतू की एडवाइस भी देते हैं, और यही लोग आपको लूट रहे हैं। हमारे देश के 10% लोग जो है वो 80% इनकम करते हैं, और बचे हुए जो 90% लोग हैं वो बाकी के 20% इनकम करते हैं। लेकिन ये जो 80% कमाते हैं उनसे टैक्स सिर्फ 20% आता है, और जो ये 20% कमाते हैं उनसे इनकम आता है 80%। FICCI ऑप्टियंस कॉर्पोरेट्स लिमिटेड की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 से 2023 तक के साल बहुत इंपॉर्टेंट थे। मार्च 2024 में खत्म हुए साल में इंडियन कॉर्पोरेट्स का मुनाफा 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा था। इनके बीच में 6 बड़े सेक्टर में से इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर का मुनाफा 4 गुना बढ़ा है, लेकिन इस दौरान सैलरी ग्रोथ नेगेटिव में रहती है। इसका मतलब है कि जितनी सैलरी बढ़ी उससे कहीं ज्यादा महंगाई बढ़ी है। पिछले 5 सालों में हर साल लगभग 5.7% की दर से महंगाई बढ़ी है, लेकिन लोगों की सैलरी इस दर से नहीं बढ़ रही है। इस बात को सरकार भी मानती है। देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंता नागेश्वर ने भी अपने स्पीच में बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को टारगेट किया है। Corporate profitability has gone up from 5.3 lakh crores in FY20 to 5.20.6 lakh crores in FY23. Compensation to employees usually is a function of two variables. One is the amount of hiring you do and the amount of wage growth you give. And that has not correspondingly grown at the same pace. एक तरफ ये कंपनियां बम्पर प्रॉफिट कमा रही हैं, दूसरी तरफ ये आपकी सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं, और तीसरी तरफ ये मोदी सरकार द्वारा दिए जा रहे टैक्स ब्रेक्स का फायदा उठाकर कम टैक्स भी दे रही है। ये साल 2019 की बात है, मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया था। इन सब कंपनियों को और भी बहुत सारे बेनिफिट देती है सरकार, जिसकी वजह से सरकार को साल 2019-20 में 1.44 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। लेकिन सरकार ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, जब ये कंपनियां अच्छा काम करेंगी तो इकोनॉमी में वापस पैसे इन्वेस्ट होंगे, जिससे देश में नई जॉब क्रिएट होंगी, और प्राइवेट सेक्टर मजबूत होगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और अगर कोई ढंग का पॉलिटिशियन होता तो ऐसा डिसीजन बिल्कुल नहीं लेता।
और इन सब कारणों के चलते पिछले 5 सालों में लगभग सरकार को 9 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ है। अब जरा सोचिए आप, अगर कॉर्पोरेट टैक्स को कम नहीं किया गया होता तो 9 लाख करोड़ रुपए हेल्थ केयर, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जा सकते थे। पब्लिक सर्विसेज को कितना इम्प्रूव किया जा सकता था। पिछले 5 सालों में देश को जो नुकसान हुआ और उस नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार आम आदमी पर भर भर के टैक्स लगा रही है। और सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं? तो चलिए दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर इस चार्ट को देखिए, कितना पैसा सरकार डायरेक्ट टैक्सेस से कमा रही है। साल 2018-19 में इसमें से 58.3% हिस्सा कॉर्पोरेट टैक्स से आता था, लेकिन साल 2023-24 में ये घटकर सिर्फ 46.5% ही रह गया। आज के दिन कॉर्पोरेट सेक्टर जितना टैक्स देते हैं उससे ज़्यादा तो लोग इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। और इस साल 2024-25 में लोगों के लगभग 11,56,000 करोड़ टैक्स देने का अनुमान है, जबकि कॉर्पोरेट सेक्टर का लगभग 10,42,000 करोड़ टैक्स देने का अनुमान है। पूरे देश में सिर्फ 3% से भी कम लोग इनकम टैक्स देते हैं, लेकिन वही 3% लोग इंडिविजुअली सरकार को और भी ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। अगर हम तुलना करते हैं भारत की सभी कंपनियों से तो ये 3% लोग लगभग 1 लाख करोड़ ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं सरकार को। मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान टोटल टैक्स रेवेन्यू में से कॉर्पोरेट टैक्सेस का शेयर 35% था, लेकिन अब मोदी सरकार में घटकर ये सिर्फ 26% रह गया है। सरकार की तरफ से इतना सारा फायदा इन कंपनियों को दिया जा रहा है और ये अपने एम्प्लॉयज की सैलरी तक नहीं बढ़ा रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि कम से कम इतनी सैलरी तो बढ़ा दो जितनी की महंगाई बढ़ रही है। अगर सरकार चाहे तो इस पर एक कानून लेकर आ सकती है कि हर साल एम्प्लॉयज की सैलरी कम से कम इतनी तो बढ़नी चाहिए जितने की इन्फ्लेशन होती है। और ये तो मौजूदा एम्प्लॉय के लिए है, लेकिन नए एम्प्लॉयज के लिए क्या है? क्या कोई नई जॉब क्रिएट हो रही है? वो भी नहीं। साल 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे में कॉर्पोरेट्स को कहा गया था कि बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हो। इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर की सेल्फ इंटरेस्ट में यही होगा कि वो जॉब क्रिएट करने को अपनी जिम्मेवारी बनाए, लेकिन अभी तक उन्होंने इसके लिए कुछ भी इंक्रीज नहीं किया है। और अब ये करेंगे भी क्यों? क्योंकि इनको मालूम है कि सरकार चंदा धंधा मॉडल से चलती है। इन पॉलिटिशियन को घूस दो और फिर ये पॉलिटिशियन हमारे फेवर में कानून बनाएंगे, तो फिर और कुछ करने की जरूरत ही क्या है? इसी वजह से देश में जॉब की सख्त कमी हो रही है। लेकिन मिडिल क्लास के जिन मुद्दों पर देश को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है वो सब मिडिल क्लास ही भर रही है, और ये बोझ मिडिल क्लास पर बढ़ता ही जा रहा है। भारत में साल 2020-22 में मात्र 2.24 करोड़ भारतीयों ने इनकम टैक्स भरा था, लेकिन मैंने पहले 3% से कम का जो नंबर बताया था वो तो एक एस्टिमेट था, लेकिन असलियत में ये नंबर 1.6% है, जो कि सिर्फ 1.6% पॉपुलेशन इनकम टैक्स भर रही है। लेकिन देश में सरकार को जो टैक्स इनकम टैक्स से साल 2023-24 में कमा रही है और वो है 30.2%। हमारे देश की 1.6% जनता लगभग 30% टैक्स का बर्डन उठा रही है। कई सारे इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट ने बार बार कहा है कि इंडिया जैसी मिडिल इनकम कंट्री को पर्सनल इनकम टैक्स पर नहीं चलाया जा सकता, लेकिन क्या सरकार आम जनता की आवाज़ सुन रही है? ये बात तो केवल इनकम टैक्स की है। इसके बाद नंबर आता है जीएसटी का। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट्स के अनुसार कुल जीएसटी का 60% से भी ज़्यादा हिस्सा इनकम के हिसाब से बॉटम 50% से आता है। इसके बाद 1/3 हिस्सा मिडिल क्लास 40% आबादी से आता है। बाकी टॉप 10% आबादी केवल 3 से 4% जीएसटी देती है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, जो देश के सबसे अमीर लोग हैं उनका योगदान जीएसटी में काफ़ी हद तक कम है। देश में अमीर लोग सिर्फ 3 से 4% जीएसटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, और ज़्यादातर जीएसटी का लोड एक बार फिर से मिडिल क्लास और गरीब लोगों पर ही आता है। अमीर लोगों की तरफ से टैक्स का कंट्रीब्यूशन कम है, और जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास की तरफ से आपके देश को चलाने के लिए 80% टैक्स वहां से आता है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट्स के अनुसार कोविड महामारी के बाद इंडिया की बॉटम 50% आबादी की वेल्थ लगातार नीचे गिरती जा रही है, और साल 2020-21 में नेशनल इनकम में इनका शेयर गिरकर 13% रह गया था। वही टोटल नेशनल वेल्थ में तो इनका शेयर 3% से भी कम है। हमारे देश की आधी पॉपुलेशन की वेल्थ भारत के सबसे अमीर टॉप 10% लोगों के पास है, जो देश की 72% वेल्थ को होल्ड करते हैं, और टॉप 1% के पास 40.6% वेल्थ है। लेकिन जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जिसे रिग्रेसिव टैक्स कहा जाता है, और इसी के बराबर में आता है इनकम टैक्स, जिसको प्रोग्रेसिव टैक्स कहा जाता है। लेकिन इसका कारण यह है कि जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे आप ज़्यादा टैक्स भरते हैं। लेकिन जीएसटी के केस में ऐसा नहीं होता। अगर मिस्टर विकास 800 रुपये के जूते खरीदते हैं तो वो भी 12% जीएसटी भरते हैं, और अगर एक कोई गरीब लेबर इन्हीं जूतों को खरीदता है तो उसको भी 12% जीएसटी यानी उतना ही टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन इन पैसों को खर्च करना किसके लिए भारी पड़ेगा ये आप समझ सकते हो। लेकिन अब सरकार की तरफ से कहा जाएगा कि इसीलिए तो हमने अलग अलग जीएसटी के रेट लगाए हैं, और अगर जूता 1000 रुपये से कम का है तो उस पर 5% जीएसटी, और अगर जूता 1000 रुपये से ज्यादा का है तो उस पर 18% जीएसटी। लेकिन ये थोड़ा बहुत डिफरेंट है, इससे कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच्चाई तो ये है दोस्तों, सरकार ने डेली यूज आइटमों पर भी जीएसटी भर भर कर लगा रखी है।
पैकेट आटा, पनीर, मक्खन, लस्सी, दूध, दही, दाल, इन सब पर 5% GST लगता है। और दिलचस्प बात यह है कि टैक्स केवल 25 किलो तक के पैकेट पर ही लगता है। अगर आप 25 किलो से ज़्यादा का पैकेट लेते हो तो उस पर टैक्स नहीं लगता। ऐसा नियम इसलिए बनाया गया है ताकि बड़ी बड़ी कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके और ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स बल्क में सामान खरीदते हैं और इस कारण से ये लोग यहाँ पे टैक्स देने से बच जाते हैं। GST की वजह से दूध के प्राइस बढ़ गए और GST आने से लगभग 80% दवाइयों को 12% GST ब्रैकेट में रख दिया गया है। पहले इन पर सिर्फ 9% टैक्स लगता था और इसीलिए अब दवाइयों के प्राइजेज भी बढ़ गए हैं। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर भी अब तो 18% GST लगता है। पहले इन पर 15% टैक्स लगता था, यानी कि अब इंश्योरेंस लेना भी महंगा हो गया है। The committee feels that there is a need to rationalize the GST rate on insurance products, especially health and term insurance, which is 18% at present. The high rate of GST results in a high premium burden which acts as a deterrent to getting in insurance policies. The committee, with a view to make insurance more affordable, recommends that GST rates applicable to health insurance products, particularly retail policies, etc., should be reduced. और जानते हो कमाल की बात क्या है? अमेरिका, यूके और साउथ अफ्रीका जैसे देशों ने भी इन आइटमों पर भारत से कम टैक्स लगाया है। एक तरफ इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अगर कोई सरकार फ्री हेल्थ केयर देने की बात करती है तो जैसे मोहल्ला क्लिनिक के जरिए लोगों को सुविधाएं देती है तो उनको भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर को यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है इंडिविजुअल लोगों के कंपेरिजन में। कॉर्पोरेट सेक्टर को GST इनपुट मिल जाता है लेकिन इंडिविजुअल टैक्स पेयर को कोई GST इनपुट नहीं मिलता है। और ठीक इसी तरह लोगों को अपनी इनकम पर भी टैक्स देना होता है, लेकिन इन कंपनियों को इनकम से खर्च घटाकर होने वाले प्रॉफिट से टैक्स देना होता है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि सरकार इन कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी स्कूलों और सरकारी हॉस्पिटलों की कंडीशन अच्छी नहीं करती ताकि मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने और प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए मजबूर हो जाए। देश भर में सरकारी स्कूलों का क्या हाल है ये सब तो आपको मालूम है। ये सिर्फ केवल कुछ एक्सपेंशन है, लेकिन ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट सरकारों को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो। साल 1982 में देश की टॉप 10 कंपनियों में से 6 कंपनियों ने 1 रुपए का भी टैक्स नहीं दिया था। इन कंपनियों को जीरो टैक्स कंपनी भी कहा जाता है। इसके बाद आप रिलायंस कंपनी को देख लो। रिलायंस कंपनी अपनी लिस्टिंग से 30 साल तक जीरो टैक्स कंपनी बनी रहती है। इसके बाद साल 1996-97 में रिलायंस कंपनी ने टैक्स दिया था। इतना सब कुछ होने के बाद ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के CEO बड़े बड़े देशों में जाकर अपनी कंपनियां खोलते हैं, मॉरिशस से लेकर पनामा तक, लेकिन वहां पर भी पैसा छिपाकर टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा पनामा पेपर से अडानी का केस, जहां आरोप लगे थे कि बिजनेसमैन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने टैक्स हेवन से पैसा छिपाया था। लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो मिडिल क्लास लोगों के हालात इतने खराब हो रहे हैं कि उनके सपने भी चकनाचूर होते जा रहे हैं। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। किसी भी आदमी की ख्वाहिश होती है कि उसके पास एक गाड़ी हो और अपना एक घर हो, मगर ये दोनों ही चीजें पूरी तरह से पहुंच से बाहर हो गई हैं। भारत में गाड़ी की बिक्री पर जितना पैसा गाड़ी बनाने वाली कंपनी कमाती है उससे कहीं ज्यादा तो सरकार टैक्स लेकर कमा जाती है। लेकिन जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर आपको 28% GST लगती है। इसके बाद गाड़ी का साइज और इंजन और बाकी फीचर्स के आधार पर आपको सेंस और बाकी टैक्सेस भरने होते हैं अगर हम बात करें 1200 सीसी की 4 मीटर से छोटी गाड़ियों पर कुल 29% टैक्स लगता है और 4 मीटर से बड़ी 1500 सीसी तक की गाड़ियों पर 45% टैक्स लगता है और SUV पर तो ये टैक्स 50% तक पहुंच जाता है। तो चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। टोयोटा की फॉर्च्यूनर गाड़ी इंडिया की सबसे लोकप्रिय SUV में से एक है। दिल्ली में इसका एक्स शोरूम प्राइस 31 लाख रुपए से लेकर 48 लाख रुपए तक है। मान लेते हैं कि आपने इसकी मैक्सिमम एवरेज 39,28,000 रुपए की एक टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदी और इस गाड़ी की असली कीमत है 26,27,000 रुपए और बाकी 13 लाख रुपए 28% GST और 22% GST कॉम्पनसेशन के तौर पर सीधे सरकार के पास जाते हैं। और यही नहीं, इसके बाद भी रजिस्ट्रेशन और ग्रीन सेंस के जरिए सरकार आपसे और पैसा ले लेती है। इसी के कारण से एक गाड़ी पर सरकार को लगभग 18 लाख रुपए का टैक्स मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ गाड़ी बनाने वाली टोयोटा कंपनी इस गाड़ी से मात्र 40,000 रुपए की कमाई कर पाती है। इसके अलावा आप फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदते हो तो इसके लिए आपको 40 लाख रुपए इकट्ठे करने होंगे, जिसके लिए आपको लगभग 50 लाख रुपए कमाने होंगे, क्योंकि 40 लाख रुपए कमाने पर 10 लाख रुपए तो सरकार इनकम टैक्स के नाम पर ले जाएगी आपसे। तो ओवरऑल देखा जाए तो 26 लाख रुपए की गाड़ी 50 लाख रुपए से ज्यादा की पड़ेगी आपको, ये मानकर चलिए आप। और ये टैक्स का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता, लेकिन आप जैसे गाड़ी को सड़क पर लेके जाएंगे तो RTO टैक्स देना होगा और जगह जगह टोल टैक्स भरना होगा। सांसद और मंत्री
को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता, हमें छूट है टोल टैक्स से, लेकिन इस देश के आम आदमी को हर जगह टोल टैक्स देना पड़ता है। अपनी गाड़ी में डीजल या पेट्रोल भरवाओगे तो उसमें से भी लगभग 50% टैक्स सरकार के हिस्से में जाता है, जो कि सीधा सरकार की जेब में जाता है। यानी कि 1 रुपए का पेट्रोल बनवाने पर 50 पैसे टैक्स के तौर पर सीधा सरकार के पास जाता है। और अब बारी आती है घर खरीदने की। कंसल्टेंसी फर्म के अनुसार भारत के 7 बड़े शहरों में घरों का एवरेज सेलिंग प्राइस पिछले 1 साल में 1 करोड़ से बढ़कर 1 करोड़ 23 लाख रुपए तक पहुंच गया है। यानी कि 1 साल में 23% से ज्यादा महंगाई की रफ्तार तेज हुई है। जैसे गुड़गांव जैसे शहर में हमें सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिलती है, जहां पर घरों की कीमत लगभग 160% तक बढ़ चुकी है। और साल 2019 में 7,500 रुपए वर्ग फुट की रेट से घर मिल जाता था, लेकिन अब गुड़गांव में घर खरीदने के लिए आपको 19,500 रुपए वर्ग फुट के हिसाब से देना पड़ेगा। और ठीक इसी तरह नोएडा में हाउसिंग प्राइस 146% और बेंगलुरु में 98% तक बढ़ गए हैं। इसके बाद अगर जैसे तैसे करके आप हिम्मत करके घर खरीद लेते हैं तो आपको स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने पड़ेंगे। अलग अलग राज्यों में ये स्टैंप ड्यूटी प्रॉपर्टी वैल्यू का 5% से 10% तक हो सकती है। रजिस्ट्रेशन फीस आमतौर पर 1% होती है। और बिल्डर को जो 1 टाइम मैनेजमेंट डिपॉजिट देना होता है उस पर भी 18% GST चार्जेस देना पड़ता है। अब आप सोचोगे कि चलो घर तो खरीद नहीं सकते लेकिन रेंट तो कर सकते हैं, लेकिन रेंट का भी यही हाल है। एनरक की एक रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 5 सालों में देश के 7 बड़े शहरों में 1000 स्क्वायर फुट के 2 BHK के रेंट में 64% की बढ़ोतरी हुई है। नोएडा के सेक्टर 150 में साल 2019 में एवरेज रेंट 15,500 रुपए पर मंथ था। वहीं साल 2024 में ये रेंट बढ़कर 25,000 रुपए पर मंथ हो गया है। और ठीक इसी तरह से मुंबई में 2 BHK का एवरेज मंथली रेट 45,000 रुपए तक पहुंच गया है, जो कि कोरोना से पहले लगभग 30% कम था। अब आप सोच सकते हो कि एक आम आदमी और कहाँ पैसा खर्च करेगा अपने बच्चों को स्कूल भेजने में। और प्राइवेट स्कूल में ऑन एवरेज 1.5 लाख रुपए एनुअल फीस हो गई है। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो फिर ये फीस 3 लाख रुपए हो जाएगी, जो कि मंथली 25,000 रुपए के बराबर है। इसके अलावा अगर आपको गर्मियों में सर्वाइव करना है तो AC की जरूरत पड़ेगी, तो उस पर भी आपको 28% GST देना होगा। एक आम परिवार को सामान रखने के लिए घर में फ्रिज भी चाहिए होगा। अगर आपके नल में पीने का पानी साफ नहीं आता है तो आपको एक वाटर प्यूरीफायर खरीदना पड़ेगा, उस पर भी आपको 18% GST देना होगा। एक प्रोडक्ट जो 100 रुपए का बिकता था उस पे 18% GST हुआ करता था। आज वो वस्तु महंगी हो गई, 100 से 150 रुपए की बिकने लगी, अब 18% 150 रुपए पे लगने लगा। यानी कि 50 रुपए की जो महंगाई है उस पर भी सरकार GST लेने लग गई है। अगर आप बाहर की जहरीली हवा में सांस नहीं लेना चाहते हो तो आपको सर्वाइव करने के लिए एक एयर प्यूरीफायर खरीदना पड़ेगा, उस पर भी आपको 18% GST देना होगा। इन सारे डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी तो अब बिजली का बिल भी आएगा, वो कौन भरेगा? बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। अगर आप दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में नहीं रहते हो जहाँ कुछ यूनिट तक बिजली फ्री या सस्ती मिलती है तो आपका बिजली का बिल भी आता होगा, जिस पर लिखा होगा पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी सरचार्ज। और बिजली के महंगे रेट के अलावा इसमें कई सारे अलग अलग टैक्सेस और सरचार्ज भी लगे होते हैं। अगर आप महाराष्ट्र जैसे स्टेट में रहते हो तो आपको पहले फिक्स चार्जेस लगेंगे, इसके बाद में एनर्जी चार्जेस देने होंगे यानी कि प्रति यूनिट इलेक्ट्रिसिटी रेट, और फिर उसके बाद में व्हीलिंग चार्जेस, और फिर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस देना पड़ेगा, और फिर इसके बाद आप पर 16% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगेगी। और फिर अगर आपके स्टेट में मौजूदा सरकार ने कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ अगर कोई चंदे धंधे का गेम खेला है और इसके बाद तो शायद आपको और भी ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है। अच्छा, अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके पास कुछ पैसा बच गया हो और थोड़ा सा पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाना हो तो वहाँ पर टिकट खरीदोगे, उस पर भी आपको 18% GST देना होगा। और मूवी देखते देखते कैरामल पॉपकॉर्न मत खा लेना, क्योंकि उस पर भी आपको 18% GST देना पड़ जाएगा। इतना सारा टैक्स भरने के बाद आपको मिलता क्या है? ना नदियाँ साफ है, ना हवा साफ है, ना सड़कें ठीक है, ना फुटपाथ ठीक है, और ना ही कोई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड है, और ना ही ढंग का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ज्यादातर शहरों में। So we in India today pay taxes like England to get services like Somalia. अमेरिका में लोगों की पर कैपिटल इनकम $86,600 है, जो कि लगभग 74 लाख रुपए के बराबर होती है, जबकि भारत का पर कैपिटल इनकम मात्र $2700 है, यानी कि सिर्फ 2.3 लाख रुपए के बराबर। इसका मतलब यह है कि अमेरिका के लोग भारत से 32 गुना ज्यादा कमाते हैं, जबकि दोनों देशों के इनकम टैक्स रेट में कोई खास ज्यादा फर्क नहीं है। 32 गुना कमाई ज्यादा होने के बावजूद भी भारतीय अमेरिकन लोगों से ज्यादा दाम पर पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं। अमेरिका में मार्च 2022 में 1 लीटर पेट्रोल लगभग 86 रुपए के आसपास था, जो कि उस टाइम की सबसे ज्यादा रेट थी। और वहीं भारत में पेट्रोल 95 से 100 रुपए लीटर मिल रहा था। एक बार फिर से कारण वही सरकार का टैक्स, क्योंकि भारत में पेट्रोल डीजल पर 50% से ज्यादा टैक्स लगता है। लेकिन बात सिर्फ फ्यूल की नहीं है, कई सारी और भी आइटम है जो भारत में अमेरिका से महंगी है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए भारत में टीवी अमेरिका से ज्यादा महंगा है। अगर आपको टीवी खरीदना है तो अमेरिका में सस्ता मिलेगा, क्योंकि भारत में उस पर टैक्स ज्यादा लगाया जाता है। ज्यादा टैक्स के कारण कई सारे स्मार्टफोन भारत में ज्यादा महंगे हैं अमेरिका से। आईफोन 16 की स्टार्टिंग प्राइस इंडिया में 79,900 रुपए है, जबकि अमेरिका में ये 67,000 रुपए में मिल जाता है।
कारण एक बार फिर से वही है, सरकार द्वारा लगाया गया टैक्स। भारत में आईफोन पर इंपोर्ट ड्यूटी जैसा टैक्स लगाया जाता है और साथ में 18% जीएसटी। कुल मिलाकर एक आईफोन पर 40% तक का टैक्स लग जाता है। एक बार फिर से अपर क्लास के लोग बड़ी आसानी से फॉरेन ट्रिप्स करके इन सामान को सस्ते में खरीद सकते हैं और टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास पर फिर से सारा लोड आ जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है ये बात बहुत स्पष्ट है। अर्बन मिडिल क्लास को प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के सबसे बड़े सपोर्टर में से माना जाता है। इसकी वजह से बीजेपी ने ऐतिहासिक रूप से शहरी इलाकों में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने सबसे ज्यादा खून मिडिल क्लास का ही चूसा है। सरकार सिर्फ वोट मांगती है और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रही है और मिडिल क्लास पर ही सारा बोझ आ रहा है। मोदी सरकार तो खाली वोट मांगता है, वोट अपना कमाने के चक्कर में बड़ा बड़ा आदमी के देखता है, गरीब के ला के देता है। कभी पेट्रोल बढ़ रहा है, कभी प्याज बढ़ रहा है, और मोदी जी वर्ल्ड भ्रमण पे जा रहे हैं, पैसा ला रहे हैं नहीं ला रहे हैं किसी को पता नहीं है। युवाओं के लिए उन्होंने रोजगार का व्यवस्था नहीं की। सैलरीड लोगों के मन में यही बात आ रही है कि सरकार एक तरफ से तो इनको ओवर टैक्स कर रही है और दूसरी तरफ अमीर अरबपतियों और कॉर्पोरेट सेक्टर को और भी अमीर बनाया जा रहा है। साल 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मिडिल क्लास की इस नाराजगी का असर साफ देखने को मिलता है। CSDS लोकनीति की पोस्ट पोल सर्वे के अनुसार साल 2024 इलेक्शन में मिडिल क्लास में बीजेपी का वोट शेयर 3% डाउन हो गया और अपर क्लास में भी 3% कम हो गया और मिडिल क्लास को अब भी असमानता की मार झेलनी पड़ रही है। महंगाई की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सैलरीज में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट रिकॉर्ड हाई लेवल पर है, लेकिन आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। इनकम इनइक्वालिटी से हेल्थ इनइक्वालिटी होती है, एजुकेशन इनइक्वालिटी होती है, सोशल वेलफेयर इनइक्वालिटी होती है, लाइफस्टाइल इनइक्वालिटी होती है और ओवरऑल देश में जो इनइक्वालिटी आती है वो इनकम के इनइक्वालिटी से ही आती है। मिडिल क्लास की इस खराब हालात का असर सिर्फ इकोनॉमी पर ही नहीं बल्कि डेमोक्रेसी पर भी दिखाई देता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट जे बोरो ने अपनी रिसर्च में बताया कि जिन देशों में नेशनल इनकम का बड़ा हिस्सा मिडिल क्लास के पास होता है, उन देशों के डेमोक्रेटिव बने रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वहीं जिन देशों में मिडिल क्लास घटने लगती है, वहां पर लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है। अमीर लोगों की तरफ से टैक्स का कंट्रीब्यूशन कम है और जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास की तरफ से आपके देश को चलाने के लिए 80% टैक्स वहां से आता है। आमतौर पर देखा जाता है कि जब देश में बजट पेश होता है तो कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग निराश होते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में सरकार ने आम आदमी पर टैक्स लगाकर बुरी तरह से खून चूसने का काम किया है। चलिए दोस्तों, एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। अगर आप 10 रुपए कमाते हो तो उसमें से 3 रुपए तो इनकम टैक्स में चला जाता है, 2 रुपए जीएसटी में, 2 रुपए कैपिटल गेन्स टैक्स में और 1 रुपए सेंस और सरचार्ज में। तो कुल मिलाकर 10 रुपए में से 6 रुपए तो सरकार की जेब में चले जाते हैं। 10 रुपए कमाते हैं, उसमें से 3-3.5 रुपए आप इनकम टैक्स के माध्यम से दे देते हैं, 2 रुपए 2.5 रुपए जीएसटी आपका चूस लेता है, 1.5-2 रुपए आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता है, सेस सरचार्जेस 1-1.5 रुपए के लग जाते हैं, तो मात्र 10 रुपए में से 7-8 रुपए तो सरकार के खजाने में चला जाता है। एक आम इंसान को मिलता क्या है और सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है उसके बदले में हमें देती क्या है? और सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं? भारत की 60% से ज्यादा आबादी ग्रामीण एरिया में रहती है। रूरल इन्फ्लेशन, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, लो क्रॉप्ड फील्ड, इनकम इनइक्वालिटी, फार्मर डेट, हाई इनपुट कॉस्ट, लो इनकम, नो एमएसपी और क्रॉप लॉसेस के चलते रूरल इनकम ग्रोथ फाइनेंशियल साल 2023-24 में डिडक्टल लो लेवल पर है। सरकार ने किसानों की इनकम को डबल करने का वादा किया था, लेकिन उसे भी पूरा नहीं कर पाई। पिछले 25 महीने में लगातार रियल रूरल वेजेस डिक्लाइन पर है। साल 2014 में एक डेली वेज वर्कर एक दिन की अपनी रोज की कमाई से 3 केजी अरहर की दाल खरीद सकता था, लेकिन आज वही डेली वेज वर्कर साल 2024 में एक दिन की कमाई से सिर्फ 1.5 केजी अरहर की दाल खरीद सकता है। यानी कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है और एक आम आदमी की कमाई दिन ब दिन घट रही है। इसका नतीजा ये हुआ है कि इनका वोट शेयर भी घटा है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार रूरल एरियाज में 4.5% भाजपा का वोट शेयर कम हो गया है और इसी के चलते इनके खुद के यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर चुनाव हार जाते हैं। साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली थी, लेकिन देश की जनता ने साल 2024 में उन सीटों पर 18% जीएसटी लगाकर इनको 240 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया। फूड इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। आटा हो, दूध हो, छाछ हो, दही हो, हर चीज को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। साल 2014 में आटा 21 रुपए किलो था, जो कि आज साल 2025 में 42 रुपए किलो हो गया है। साल 2014 में दूध 30 रुपए लीटर था, लेकिन आज 70 रुपए लीटर हो गया है। देसी घी साल 2014 में 300 रुपए केजी था, आज साल 2024 में 675 रुपए किलो हो गया है। साल 2014 में अरहर की दाल 80 रुपए किलो थी, लेकिन आज साल 2024 में लगभग 230 रुपए किलो हो गई है। न जाने कितनी और आइटमों के दाम आसमान छू रहे हैं और बेरोजगारी का आलम तो यह है कि आप देख ही नहीं सकते हो। द हिंदू की एक रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश के सचिवालय में पीएन पोस्ट के लिए सितंबर 2015 में मात्र 368 पीएन पोस्ट निकलती है, लेकिन एप्लीकेशन आती है 23 लाख।
और इसमें भी दुख की बात यह है कि 2,22,000 इंजीनियर पास आउट है और 255 PhD होल्डर हैं। आप इस डेटा से अनुमान लगा सकते हो कि देश में जॉब की हालात कैसी होगी। और सुनो, आज तक की एक रिपोर्ट्स के अनुसार इंडियन रेलवेज ग्रुप डी की वैकेंसी निकलती है और पोस्ट है 63,000, लेकिन एप्लीकेशन आती है 2.5 करोड़ से ज्यादा, जो कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी से भी कहीं ज्यादा है। अब आप दैनिक जागरण की ये रिपोर्ट देखिए। सितंबर 2017 में बिहार में कांस्टेबल की वैकेंसी निकलती है 9,900 पोस्ट के लिए, लेकिन जिसके लिए एप्लीकेशन आती है 11 लाख। और ये देखिए, ये तो हद हो गई। साल 2019 जनवरी में महाराष्ट्र सचिवालय के कैंटीन में मात्र 13 वेटर को भर्ती करने के लिए सरकार की तरफ से वैकेंसी निकाली जाती है और एप्लीकेशन आती है 7,000, जिसमें कई तो पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट भी शामिल थे। कंस्ट्रक्शन और ट्रेड जैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाले सेक्टर में भी ठहराव आ गया है। न्यू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल ईयर साल 2024-25 के पहले क्वार्टर में 25 साल के लो लेवल पर आकर खड़ी हो गई है। देश के 12 राज्यों में लगातार पर कैपिटल इनकम दिन ब दिन डाउन हो रही है। उन स्टेट में 12 में से 9 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर भी डाउन आया है। आज की हालात ऐसी हो चुकी है, हर एक औसतन भारतीय परिवार पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है और दिन ब दिन उनकी सेविंग घटते जा रही है। एक बार फिर से कारण वही सरकार का टैक्स, और इसी वजह से देश में नेट फाइनेंशियल सेविंग टू GDP रेशियो, जिससे देश की आर्थिक सेहत का अंदाजा लगाया जाता है, वो भी घट रहा है। मैं यहाँ पर सरकार को कुछ इंपॉर्टेंट सुझाव भी देना चाहता हूँ। पहले तो बेसिक सैलरी को महंगाई के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए, जिससे महंगाई से होने वाली परेशानी से वर्कर्स को राहत मिलेगी। जैसे कि बेल्जियम जैसे देशों में ऑटोमेटिक सैलरी इंडेक्सेशन लागू किया गया है, वैसे ही हमारे देश में भी इसे लागू किया जाना चाहिए। दूसरा, एग्रीकल्चर प्राइसिंग में सुधार होना चाहिए। जब किसान खुले मार्केट में अपनी फसल को सेल आउट करते हैं तो उनके लिए एक मैक्सिमम प्राइस रिजर्व होना चाहिए, ताकि उनकी इनकम इस मिनिमम लेवल से नीचे ना जाए। इससे होगा ये कि प्राइस वॉलेट से किसान बचेगा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिलेगी और प्रोडक्शन में कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तीसरा और इम्पोर्टेंट सजेशन, स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट्स के अनुसार MSP बेसिक सपोर्ट की लीगल गारंटी दी जानी चाहिए। सरकार ने एक बार कहा था कि इसे लागू करेंगे, लेकिन सरकार आज तक लागू नहीं कर पाई। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर इंडेक्स सेक्शन को रिस्टोर करें। दुनिया भर में इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव दिया जाता है, लेकिन हमारे देश में इंडेक्स सेक्शन हटाकर हम इन्वेस्टर को डिसइंटेंसिवाइज कर रहे हैं। इंडेक्स सेक्शन को हटाना टैक्स लगाना नहीं है, बल्कि इन्वेस्टर को पनिश करने के बराबर है। इन्फ्लेशन पैसे की वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए हम कॉस्ट ऑफ एक्जिवेशन को इंडेक्स करके कैपिटल गेन टैक्स को कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन जो लोग खुश हो रहे हैं कि कैपिटल गेन टैक्स को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है, उनको समझना चाहिए कि इंडेक्स सेक्शन हटाना इन्वेस्टर के लिए कितना बड़ा डैमेजिंग है। चलिए दोस्तों, इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। अगर आपने साल 2001 में 1 करोड़ रुपए का मकान खरीदा और उसकी वैल्यू 6% की दर से बढ़ती है, तो साल 2024 में उसकी वैल्यू 4 करोड़ 17 लाख रुपए हो जाएगी। इंडेक्स सेक्शन वाले सिस्टम में आपकी परचेज प्राइस इन्फ्लेशन एडजस्ट होकर लगभग 3 करोड़ 60 लाख रुपए होगी, तो आपका प्रॉफिट होगा लगभग 54 लाख रुपए। इस पर आपको 20% टैक्स देना होगा, यानी कि लगभग 10,80,000 रुपए। मोटा मोटी मान लेते हैं कि 11 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इस नए फ्रेमवर्क के अनुसार बिना इंडेक्स सेक्शन के आपके 4 करोड़ 17 लाख रुपए पर 12.5% टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि करीब 39,62,000 रुपए टैक्स देना होगा आपको। इसलिए इंडेक्स सेक्शन लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी है। अगर इंडेक्स सेक्शन को वापस लागू नहीं किया गया तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट गिर जाएगी और प्रॉपर्टी डील्स की अंडर वैल्यूएशन होगी। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में ब्लैक मनी बढ़ेगी। पांचवा और इम्पोर्टेंट सजेशन, फाइनेंशियल सेविंग को इंसेंटिवाइज करें। डेट, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, बैंक डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करें। खासकर जो लोग 24 से 36 महीने से अधिक इन्वेस्टमेंट रखते हैं, उनको इंसेंटिव देना चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स को अबोलिश करने पर भी विचार करना चाहिए सरकार को। GST को रिवाइज और सिंप्लीफाई करे सरकार। GST, जिसे गहरा संकट टैक्स या गब्बर सिंह टैक्स के नाम से भी जाना जाता है, उसमें भी सुधार करने की जरूरत है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर में GST कम करने की जरूरत है। SME सेक्टर में भी सरकार GST को कम करे। राज्यों को अधिक फंड देने की जरूरत है। इंडिया यूनियन एक ऑफ स्टेट है, इसलिए राज्यों को फंड मिलना चाहिए। सेंस और सरचार्ज लगाकर पैसा वसूलने की प्रथा को बंद करना चाहिए या उसे डिविजिबल पूल में डालकर राज्यों के साथ बांटना चाहिए। GST कंपनसेशन को कम से कम 5 साल और देना चाहिए सरकार को। कई राज्य हैं जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात की इकोनॉमी GST कंपनसेशन पर निर्भर है। सरकार ने टैक्स बढ़ाकर आम आदमी का खून चूसने का काम किया है। इसलिए डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, इस पूरे फ्रेमवर्क को कंप्लीट रिव्यू करना चाहिए। अगर आप 10 रुपए कमाते हो तो उसमें से 7 रुपए सरकार की जेब में चले जाते हैं। इसके बदले में हमें कोई सुविधाएं नहीं मिलती है। आप मेरे को एक बात बताओ ना, जब आपको पता है कि मैं 10 रुपए कमाऊंगा और 4 रुपए सरकार रख लेगी, आप उसको महीनों में गिनो, तब आपको खटके की बात। 12 महीने में से 5 महीने आप सरकार के लिए काम कर रहे हो। अब आप अपनी जिंदगी में देख लो कितने साल आपने सरकार की गुलामी करनी है, किसकी बात, किसके लिए कमा रहे हो। उसके बाद
7 महीने में से ही आपको अपना निकालना है, चाहे वो एजुकेशन हो गई, चाहे आपको घूमने जाना है, चाहे आपको निकालना है। 5 महीने तो स्वाहा हो गए। इंडिया में टैक्स इज प्यूनिटिव, इट्स अ पनिशमेंट, इट्स नॉट अ टैक्स। इसलिए इस टैक्स फ्रेमवर्क को पूरी तरह से रिव्यू करने की जरूरत है और जो पॉलिटिशियन कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए काम करते हैं उनको सपोर्ट करना बंद करें, उनको वोट करना बंद करें, ताकि मिडिल क्लास के पास ये ताकत फिर से वापस आ सके। याद रखिए, ये आपका ही पैसा है जो आपसे छीना गया है और एक कॉर्पोरेट सेक्टर को दे दिया गया है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि असलियत में जो बात मायने रखती है वो है ये इकोनॉमिक सिचुएशन, गरीब लोगों की और मिडिल क्लास की यूनिटी और मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाले सभी लोगों की यूनिटी इस कॉर्पोरेट सरकारी माफिया के खिलाफ। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन लगा होगा। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।